What's up guys, I hope all of you are doing well. इस प्रेजेंटेशन में मैं बेसिकली ये बताने वाला हूँ that how to have money when markets will fall. अभी रिसेंटली 2-3 इवेंट्स हो चुके हैं जिसमें मार्केट को अच्छा करेक्शन देना था लेकिन मार्केट ने नहीं दिया है एंड इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, अगेन लास्ट टाइम भी जो मैंने बताया था वो सारे कंसर्न्स अभी भी लोगों को है. अभी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डूबने की बात आ रही है, कोई सेलिंग की बात आ रही है, ये सब न्यूज़ अटकलें स्पेकुलेशंस मार्केट में हमेशा ही चलते रहेंगे. अपने को ये पता है कि चाहे 2008 का फॉल हो, चाहे 2020 का फॉल हो, चाहे Y2K हो, चाहे कोई डिप्रेशन हो, चाहे रिसेशन हो, मार्केट इवेंचुअली लॉन्ग रन में नए हाइस बनाता चला जाता है, मतलब नए नए लेवल्स पे चला जाता है. तो स्टिल अगर इफ यू फील लाइक कि मार्केट अभी करेक्ट होने वाला है, सो हाउ यू कैन प्ले लिटिल डिफेंसिव एंड गेट द मनी सो दैट व्हेन मार्केट्स विल एक्चुअली शो करेक्शन और जो स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं लग रहे थे और अब लगने लग रहे हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सको. ठीक है. सो नंबर 1 इज मार्केट्स आर अबाउट टू फॉल, तो मैं क्या करूं, मर जाऊं? नहीं, यू हैव टू डू दिस थिंग. बेसिकली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की ही बात करूंगा मैं. आई एम जस्ट इक्विटी प्लेयर, ठीक है, प्राइमरली और एक्सक्लूसिवली में भी. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आपकी एनएवी जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है. म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स होती है उनकी जो कॉस्ट होती है उसको नेट एसेट वैल्यू एनएवी बोला जाता है. उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, एंड ऑफ स्टोरी. अब उसमें बताने के लिए कुछ नहीं है कि वो क्यों अच्छा है, क्या बुरा है. ये कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता होगा तो दे विल नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ ड्रॉप्ड एनएवीज. ठीक है. जो लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था 6-7 महीने भी उस समय मार्केट गिरा हुआ था. एनएवीज 6-7 महीने से ड्रॉप कंटिन्यूअसली हो रही थी जब मैंने पहला वीडियो बनाया था स्टॉक्स टू बाय, राइट. तो ऐसी कभी भी सिचुएशन होती है, यू शुड स्टार्ट डूइंग डिसेंट इन्वेस्टमेंट्स. कई मंथ्स की एसआईपी एक साथ करनी चाहिए उस टाइम. ठीक है. लमसम तो मार्केट में ऐसा होता ही नहीं है कभी भी कि डाला जा सके. हमेशा स्टैगर्ड वे में ही या फिर इटरेटिवली या फिर पोर्शंस में, मल्टीपल पोर्शंस में ही इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए. ठीक है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है क्योंकि जब भी चीजें नीचे जाती हैं तो आपके रिटर्न्स के बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. वाइजली गुड टाइम टू डू लमसम इन्वेस्टमेंट. मतलब लमसम इन द सेंस आप पे एक अच्छा कैपिटल है उसका इन्वेस्टमेंट. उसको करने की मेथोडोलॉजी वही है कि आप पार्शियली करोगे. लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डज नॉट मीन दैट एक टेक में कर रहे हो. ठीक है. ईएलएसएस, स्मॉल कैप, मिड कैप अच्छे ऑप्शंस है क्योंकि इसमें क्या है, ईएलएसएस में क्या होता है कि आपका 3 ईयर का लॉक इन होता है तो थोड़ा अगर पहले पैसा डाल दोगे तो निकाल भी पहले पाओगे. ये लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप बेसिकली उसमें ईएलएसएस यूजुअली लोग लार्ज कैप ब्लू चिप पर्सपेक्टिव से नहीं रखते हैं, सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए रखते हैं. तो हर साल उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डालना है तो जस्ट पुट इट हियर, गेट डन विद इट. बट हाँ, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप, मिड कैप, क्योंकि जब मार्केट दोबारा उठेगा तो इंडेक्स वगैरह और बाकी फंड से ज्यादा ये वाले फंड्स ऊपर जाते हैं. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट स्टॉक्स तो वैल्यूएशन इंप्रूव हो जाते हैं मार्केट के नीचे जाने पे. जो मैं टेक्नो फंडामेंटल मेथोडोलॉजी लगाता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम 2 वीडियोस में बताए थे, स्टॉक्स टू बाय पार्ट 1, स्टॉक्स टू बाय पार्ट 2, 2 वीडियोस बनाए थे, वो वाले लॉजिक्स ऐसी मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं. एवरेज डाउन करने की और अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमल करने की, बढ़ाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस किया जा सकता है. ठीक है. इस पे आगे मैं बात करूंगा. गुड टाइम टू कंसिडर ब्लू चिप स्टॉक्स एज वेल. अब जैसे देखो टीसीएस 3500 के पास चला गया था, एशियन पेंट बहुत महंगा हो गया था, इन्फोसिस 1900-1800 पे चला गया था. अब ये 52 वीक लोगों की तरफ जा रहे हैं मतलब आईटी स्टॉक्स. ठीक है. आई थिंक एम्फेसिस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, काफी अच्छे प्राइस पे आ गए, राइट. तो ये थोड़े बड़े स्टॉक्स हैं, राइट. निफ्टी के स्टॉक्स हैं, सेंसेक्स के स्टॉक्स हैं, टॉप आईटी कंपनीज है इंडिया की. ऐसी ही चीजें बोल रहा हूँ कि कुछ कोई बड़े प्लेयर्स के साथ आप जाना चाहते थे. एचडीएफसी बैंक है जैसे काफी टाइम से नहीं चल रहा है, बर्जर पेंट है जैसे काफी टाइम से नहीं चल रहा है, तो इस समय इनमें एलोकेशन बढ़ाई जा सकती है इफ यू आर अ मॉडरेट और मॉडरेटली एग्रेसिव, लिटिल एग्रेसिव या फिर कंप्लीटली कंजर्वेटिव प्लेयर. ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो आप, तो आपकी प्रायोरिटी ये सब होना चाहिए. फॉर अदर पीपल आई रिकमेंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप. ठीक है. ऑफ कोर्स नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, खुद पढ़ लेना. बिग कॉन्सेप्ट. एक्यूमुलेट फंड्स एंड कीप वेटिंग विद द पी. पी मतलब पेशेंस. एक्यूमुलेट मतलब एक्यूमुलेट फंड्स एंड कीप वेटिंग मींस अपने कैश को एक्यूमुलेट करो. ठीक है. लेवरेज लेके, मार्जिन लेके, घर बेच के, सोना बेच के पैसा नहीं लेके आना है. एक्यूमुलेटेड समहाउ इन अ गुड वे, वो मैं आगे बताऊंगा. एंड देन कीप वेटिंग विद पेशेंस. मेक शॉर्ट टर्म कॉर्पस. मतलब आपको लगता है कि फॉल आने वाला है तो जैसे इमरजेंसी फंड हम रखते हैं, एक ऐसी छोटा सा कॉर्पस आप पैरेलल में और बनाओ फॉर दोज इन्वेस्टमेंट्स. क्योंकि इमरजेंसी फंड को कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट की तरफ डाइवर्ट करना इज नॉट अ वाइज आइडिया. इन्वेस्टमेंट हमेशा सेविंग्स का सबसेट होना चाहिए. ये लाइन मैंने किसी के मुंह से सुनी नहीं है, बट अभी मैंने इजाद कर दी दैट इन्वेस्टमेंट हमेशा सेविंग्स का सबसेट होना चाहिए. ठीक है. 100 रुपए अगर आपके बचते हैं तो 10 रुपए बैंक में रखो, 10 रुपए पर्स में रखो, 80 रुपए में से सोचो क्या इन्वेस्ट करना है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड को इंक्रीज कर सकते हो. इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट्स में भी हेल्प करता है बट कंप्लीटली नहीं, 50% नहीं, मे बी 1/3 आप उसका इन्वेस्ट करने का या 20% आप उसमें से लेने का सोच सकते हो. ठीक है. क्योंकि अगर रिसेशन टाइप के खतरे असली में हो गए तो इट्स वेरी वाइज अगर इमरजेंसी फंड को एक्सपोनेंशियली बढ़ाया जाए इंस्टेड ऑफ इसको डिप्लीट किया जाए. ठीक है. तो ये जैसे कभी मान
मान लो कोविड का फॉल आ गया तो लोगों ने इमरजेंसी फंड अपने खत्म कर दिए होते अगर मार्केट की अपॉर्चुनिटी देख के। तो जिन लोगों को सैलरी पूरी नहीं मिली या जिनकी जॉब्स चले गई या जिनके बिजनेस बंद पड़ गए, उन्होंने तो बेवकूफ़ी कर दी, राइट। क्योंकि सर्वाइवल इज समथिंग जो नेक्स्ट डे का गोल है कि कल भी सर्वाइव करना है। बट इन्वेस्टमेंट इज लाइक 10 साल का गोल है। बेटी की शादी, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, वो लंबे लंबे गोल्स हैं जिसके लिए आप इक्विटी में आए हो। तो उसके लिए इस चीज़ को डिप्लीट मत करो, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स एक ऐसे फंड होते हैं जहाँ पे आप टेम्परली अपने एक्स्ट्रा मनी को पार्क कर सकते हो और ठीक ठाक टाइम अगर इधर दे पाए, कई महीने या मे भी कुछ साल, तो ये इवेंचुअली सेविंग्स अकाउंट को तो बीट ही कर देता है, ठीक है। कुछ केसेस में तो ऐसा लग रहा है कि आरडी को भी बीट कर देगा, आरडी एफडी को। लेकिन हाँ, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होती, रिस्क ज़्यादा नहीं होता, सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसे लिक्विड फंड्स को प्रेफर करना चाहिए जिनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा हो, ठीक। सेविंग्स अकाउंट, थोड़ा पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे कोई सेटलमेंट पीरियड नहीं है। बैंक से निकाला, डीमैट अकाउंट में डाला, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। म्यूचुअल फंड से निकालोगे, लिक्विड से निकालोगे, स्टॉक्स बेचोगे, कहीं से भी निकालोगे तो टाइम लगता है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट इमीडिएटली, ठीक है। तो थोड़ा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना स्टार्ट करें। प्रॉफिट बुकिंग इन दोज दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर आपको लगता है मार्केट गिरने वाली है, अभी बढ़ा हुआ है, अब करेक्ट होगा क्योंकि बहुत हाई लेवल पे है, अब सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो जो भी क्लियरिंग करनी है ना किसी में, अगर आपको लगता है यार ये वाले मेरे पे बहुत ज़्यादा शेयर है या फिर ये कम थे लेकिन इन्होंने रिटर्न ज़्यादा दे दिया है तो मेरे पोर्टफोलियो का मेजर पार्ट बन गए हैं ये और उतना पार्ट मेरे को इसको रखना नहीं है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अदरवाइज मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए कभी नहीं बोलता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी, इसलिए मैंने लिखा है दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि मैंने 2000 पे एस्ट्रल किया था, वो 5000 हो गया है, तो मैंने 5% के लिए, मतलब 5% मेरे पोर्टफोलियो का एस्ट्रल था, अब वो डबल से भी ज्यादा हो गया, मतलब आपके पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा हो गया एस्ट्रल, राइट। तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो बाकी स्टॉक्स को ज्यादा खरीदो ताकि ये परसेंटेज ड्रॉप हो, राइट। क्या बोला मैंने बेसिकली, जैसे ग्लास में नमक है और नमक ज्यादा हो गया है, तो या तो नमक निकालो घुलने से पहले, मतलब पोर्टफोलियो गिरने से पहले, या फिर और पानी डालो और उस नमक को डाइल्यूट करो, राइट। लेकिन बाकी स्टॉक्स को डालना पोर्टफोलियो में किसी एक की एलोकेशन कम करने से अच्छा है एक को बेच दो, ठीक है। क्योंकि जो बाकी पोर्टफोलियो में, मतलब अपने पोर्टफोलियो में और स्टॉक्स डालने वाला जो लॉजिक है ना, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो वो रेकमेंड नहीं करता हूँ मैं। तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो, जो मैंने बोला कि ये ज़्यादा हो गया है, वो कम हो गया है, अगर एक्सक्लूसिवली यही करना चाहते हो तो इसको रीबैलेंसिंग बोला जाता है कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी करूंगा और बाइंग भी करूंगा। तो अगर आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर शेयर बहुत कम हो गया, ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत कम है मेरे पोर्टफोलियो में, उसको मेरे को खरीदना है, वी आर वेटिंग फॉर द फॉल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, लेट्स सेल इट, ठीक है। और अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है दूसरे में तो उसको भी खरीद लो उसको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे पे कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ज्यादा है और HDFC बैंक बहुत कम है, तो कोटक बेचो, HDFC खरीदो और बैलेंस कर लो पोर्टफोलियो को। इसे बोलते हैं रीबैलेंसिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली जब मार्केट थोड़े हाई लेवल पे होता है ना, तब करने का ज्यादा सेंस होता है, क्योंकि उस समय यूजुअली ये होता है कि हर चीज को बेचने पे अच्छा प्राइस ही मिल रहा है, मतलब बड़े बड़े RSI चल रहे हैं, ओवरबॉट जोन में है सारे स्टॉक्स, सारे अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। उस टाइम तो प्रॉफिट बुक करो, और अगर थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट करो, जब बाकी चीज़ें करेक्ट होंगी उनको खरीद लेना, पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो गया, ठीक। फ्रूगल मोड एक्टिवेटेड, मतलब हर आदमी ये सब चीज़ें और ज़्यादा करे, उसकी पॉसिबिलिटी इतनी आसान नहीं होती है, इसलिए थोड़े खर्चे भी कम कर देने चाहिए। मतलब काफ़ी सिंपल है, कुछ टाइम लग्जरी सप्लीमेंट्स मत लो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मत लो, उसमें भी कुछ महीनों में हज़ारों बच जाते हैं, है ना। वो सारा पैसा लिक्विड फंड में डाल दो, दैट्स इट, थैंक्स। यही कर सकते हो आप। क्योंकि कोई बोलेगा क्यों SIP पे तो कर सकता हूँ, तो वो तो तुम्हें ऑलरेडी चल ही रही होगी ना। ये तो अजम्पशन लेके चल रहा हूँ मैं कि ये सब मेथड्स उन्हीं लोगों के लिए हैं जो ऑटोमेटिकली प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई मैं प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से करूँ, मेरे पे तो स्टॉक्स ही नहीं है, या फिर मैं लिक्विड फंड क्यों लूँ, मेरे पे तो कोई ढंग का म्यूचुअल फंड पहले ही नहीं है, तो मैं पार्क किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ पैसे, या फिर मेरे पास तो इमरजेंसी फंड ही नहीं है, तो मैं ये शॉर्ट टर्म कॉर्पस अलग से कैसे बनाऊँ। तो भैया सबसे पहले प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि थोड़ा आप पे लिक्विड फंड हो, थोड़ा आप पे इमरजेंसी फंड हो, थोड़ा आपके सेविंग्स अकाउंट में हो, इन्वेस्टमेंट्स आपके पैरेलल में चल रहे हो। ये उन लोगों के लिए है जिन पे और लमसम कैपिटल जो जमा कर सकते हैं, दे आर विच आर लाइक पीपल हु आर लाइक एक्टिव इन्वेस्टर्स। मार्केट करेक्ट होगा तो हम उस अपॉर्चुनिटी को प्ले करना चाहते हैं। दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल ओनली, लाइक दिस मेथोडोलॉजी इज फॉर दोज पीपल ओनली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं ये पिंक वाला है ना जो प्रॉफिट बुकिंग इन दोज दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मैं ये करता हूँ। फ्रूगल मोड एक्टिवेट मेरा सॉर्ट ऑफ रहता है, हमेशा नहीं। जैसे भी अमेजन की सेल चल रही थी ना, भर के खरीद लिया सामान, लेकिन ये मैं सारा साल नहीं करता हूँ। कई महीने ऐसे भी होते हैं जब मैं कुछ परचेजिंग नहीं करता हूँ, तो थोड़ा ऐसी स्टाइल है अपना। सेविंग्स अकाउंट में मैं बहुत कम कैपिटल रखता हूँ। लिक्विड फंड्स मैंने रिसेंटली एक क्वांट का लिया है, उसमें मैं थोड़ा कुछ स्टार्ट करा है जमा करना। रीबैलेंसिंग में प्रेफर नहीं करता, इमरजेंसी फंड को टच करना मैं प्रेफर नहीं करता। फिर भी अगर मैंने इमरजेंसी फंड को टच कर लिया तो इट्स लाइक जस्ट लाइक दिस कि मान लो आज 10-15 हज़ार निकाल लिए,
अगली बार सैलरी आएगी तो पहले उसको रिप्लेनिश करेंगे, दैट्स इट। टच इमरजेंसी फंड को मैं टच नहीं करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड इमरजेंसी फंड जिसको नहीं पता कि क्या होता है, इट शुड बी लाइक 3 to 6 months ऑफ योर एक्सपेंसेस, ईदर इन सेविंग्स अकाउंट, एफडी और लिक्विड फंड। किसी सेफ एसेट में कुछ पर्टिकुलर कैपिटल को जो इक्विटी में इन्वेस्टेड ना हो, ठीक है, हमेशा रखना चाहिए। उसका रीजन, कभी आपको पर्सनल लाइफ में कोई नीड पड़ गई तो क्या मार्केट खोलने का वेट करोगे? अब तो पैसे बेचो तो तुरंत डीमैट में भी नहीं आते, उसमें भी सेटलमेंट का टाइम है, उसमें भी 20% ब्लॉक हो जाता है। म्यूचुअल फंड कई दिन ले लेता है सेटलमेंट के लिए, तो वहां रिलाई नहीं कर सकते। अभी चाहिए अभी, तो कहाँ से लाओगे? तो दैट्स व्हाई यू नीड ऑल दिस फंड्स। सो एक ही वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर मार्केट बहुत ऊपर है तो क्या करें, आने वाला है नीचे तो क्या करें, एक्स्ट्रा लमसम है तो उसको कहाँ सेव करें वो भी बता दिया, और इन्वेस्टमेंट के अलावा आदमी पे और पैसा कहाँ एक्यूमुलेटेड होना चाहिए वो भी बता दिया, और एक तीर से 4-5 निशाने लगाए। टॉपिक का नाम जो मैंने रखा था वो तो मैंने बताया ही है कि व्हाट टू डू व्हेन मार्केट्स आर अबाउट टू फॉल, लेकिन मेरा गोल ये था कि मैं आपको ये सारा ज्ञान भी दे सकूं कि पैसे को कहाँ डाइवर्ट करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। जो लोग सैलरीड इंडिविजुअल्स नहीं है उन लोगों को तो 6 महीने से ज़्यादा की इनकम इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए, आई वुड से। और जो लोग सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं वो 3-4 महीने के एक्सपेंसेस भी रखेंगे तो चलेगा। बेस्ट केस है कि 6 महीने की सैलरी ही आपका इमरजेंसी फंड है, वो बेस्ट केस है। वो बनाना इतना आसान भी नहीं पड़ता, उसको बनाने में भी टाइम लगता है। 3 महीने की सैलरी भी अगर आपका इमरजेंसी फंड है, दैट्स प्रीटी गुड, ठीक है, बुरा नहीं है वो। और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, SIPs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, वो तो है ही, ठीक है। सो दैट्स इट, बी वाइज, स्टे कूल। द विजडम पिचर साइनिंग आउट, गुड बाय।